हमने अपनी पिछली वीडियो में वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा की थी। आज हम महाकाव्य काल और महाजनपद काल की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। सबसे पहले हम बात करते हैं महाकाव्य काल की। महाकाव्य काल से तात्पर्य भारत के उस काल से है जिस समय रामायण और महाभारत महाकाव्यों की रचना की गई थी। रामायण और महाभारत के समय जो राजा का शासन होता था वो भी वंशानुगति था। जिस प्रकार से वैदिक काल में पितृसत्तात्मक राज्य चल रहा था, उसी प्रकार से अब भी जो राजा का शासन था वो वंशानुगत था, यानी कि पिता के बाद जो गद्दी होती थी वो ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होती थी। महाकाव्य काल में हमें इस बात का भी उदाहरण मिलता है, यदि ज्येष्ठ पुत्र में किसी प्रकार का शारीरिक दोष हो तो वह गद्दी उसके छोटे भाई यानी कि छोटे पुत्र को दी जा सकती थी। महाकाव्य काल के अंदर हमें दैविक सिद्धांत की भी झलक मिलती है, अर्थात जो राजा होते थे वो स्वयं को देवता का प्रतिनिधि समझते थे, परंतु राजा निरंकुश नहीं होते थे। वो प्रजा के हित का ध्यान रखते थे, धर्म और कर्तव्यपरायण भी होते थे। राज्याभिषेक के समय ही राजा को अपनी जनता की भलाई की शपथ लेनी होती थी। राजा की सहायता के लिए दो प्रकार की संस्थाएं थी उस समय। नंबर 1 संस्था थी मंत्री परिषद, जिसके अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, और नंबर 2 संस्था थी सभा। हम इससे पहले वैदिक काल में 2 प्रकार की संस्थाओं का नाम पढ़ चुके हैं, सभा और समिति। इसमें एक संस्था तो सभा ही है, लेकिन जो दूसरी सभा है उसका नाम मंत्री परिषद है। ये दोनों संस्थाएं राजा की विभिन्न कार्यों में सहायता करती थी। वो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य होते थे। इसके बाद हम बात करते हैं महाजनपद काल की। वैदिक काल में हमने जब बात की कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से बनी थी, कि जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी। बहुत सारे कुल मिलकर गांव बनाते थे, गांव के बाद विश्व बनते थे, विश्व से जनों का निर्माण होता था और सभी जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ होती गई। जो पहले के जन थे उनका जो आकार होता था वो छोटे होते थे और उनका निर्माण जातीय आधार पर होता था, लेकिन अब जो जन थे वो कोई जातीय इकाई नहीं थी, वह एक भौगोलिक इकाई बन गई थी और उनका दायरा बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए इनको बाद में महाजनपद की संज्ञा दे दी गई, क्योंकि जो इनका भौगोलिक विस्तार था वो अत्यधिक था। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में इन महाजनपदों का नाम मिलता है। जैसे जैन साहित्य की यदि हम बात करें तो भगवती सूत्र के अंदर हमें महाजनपदों की सूची मिलती है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में भी हमें महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम और उनकी राजधानियां बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन 16 महाजनपदों में जो पहला जनपद हम बात करने वाले हैं, उस जनपद का नाम था अंग और उसकी राजधानी थी चंपा। मगध और इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। ये जो मगध था तत्कालीन जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपदों में से एक था। और ये जो अंग जनपद था, महाभारत में जो कर्ण हैं उनके जो राज्य का नाम था वो अंग था। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं काशी जनपद की, महाजनपद काशी की, और इस जनपद की राजधानी थी वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, और इसके बाद है मल की राजधानी थी कुशीनारा और पावापुरी। 2 राजधानियां हैं इसकी, कुशीनारा और पावा। इसके बाद करते हैं चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी शक्तिमती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। यहाँ पर मत्स्य महाजनपद के लिए बता दें, जो अब राजस्थान के जयपुर के जो आसपास का इलाका है उसे हम मत्स्य जनपद कहते हैं, और उसकी राजधानी विराटनगर थी। और यह वह स्थान है जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और अश्मक की राजधानी थी पोतन। इसके बाद हम बात करते हैं गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ गांधार पुत्री का नाम आप गांधारी के नाम से जानते ही हैं महाभारत के अंदर। कंबोज की राजधानी थी राजपुर, और पंचाल की भी 2 राजधानियां थी, एक तो है अहिष्छत्रपुर और एक थी कांपिल्य। जैसा कि आप सब जानते हैं महाभारत के अंदर जो द्रौपदी थी वो कांपिल्य नरेश की पुत्री थी पांचाली, और उनके जो जनपद का नाम था वो भी क्या था, पांचाल।
कुरु जो महाजनपद था यह भी बहुत शक्तिशाली था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हमने महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में जाना ही है, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं। यह वही स्थान है कुरुक्षेत्र, और उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसी कुरुक्षेत्र के राजा धृतराष्ट्र के साथ गांधार की जो पुत्री थी गांधारी का विवाह होता है, यानी कि जो गांधार और कुरु थे ये आपस में संबंधी थे। इस प्रकार ये जो 16 महाजनपद थे, बौद्ध ग्रंथों से हमें यह भी पता चलता है कि जो 16 महाजनपद थे उनमें जो महाशक्तिशाली जो 4 जनपद थे वो थे कौशल, वत्स, मगध और अवंती। ये जो 4 जनपद थे ये सबसे अधिक शक्तिशाली थे। अन्य शक्तिशाली जनों में हम कुरु का नाम भी ले सकते हैं। इन सभी महाजनपदों में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की प्रणालियां विद्यमान थी। बौद्ध ग्रंथ हमें 10 गणतंत्रात्मक राज्यों का विवरण देते हैं जो उस समय के प्रमुख गणतंत्र रहे थे, जो कि हैं नंबर 1 कपिलवस्तु के शाक्य, क्योंकि कपिलवस्तु स्थान का नाम है और वहाँ पर जो राज्य कर रहे थे वो थे शाक्य। रामग्राम के कोलिय, सुसुमरगिरी के मग, अलकप के बुली, केसपुत के कलाम। छठे नंबर पर आता है कुशीनारा के मल, पावा के मल, उसके बाद है पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी। ये जो 10 राज्य थे इनमें गणतंत्रात्मक प्रणाली विद्यमान थी। प्राचीन भारत में, यानी कि आज से यदि हम 2500 वर्ष पुरानी बात करें तो दोनों प्रकार के शासन का विवरण मिलता है। अधिकांश स्थानों पर जहां राजतंत्रात्मक सत्ता मिलती है, परंतु राजा जो होता था वो निरंकुश नहीं होता था, परंतु उसके साथ साथ विभिन्न राज्य ऐसे भी थे जो गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थे। भारत भी क्या है, एक गणतंत्र है जो विभिन्न राज्यों का एक समूह है, इसलिए इसे हम गणराज्य की संज्ञा देते हैं। गणराज्य में जो विभिन्न राज्य होते हैं उनको अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। ऐसा ही प्राचीन भारत में था कि विभिन्न छोटे छोटे राज्य मिलकर एक गणतंत्र बना लेते थे, एक समूह बना लेते थे और उस समूह के द्वारा ही शासन किया जाता था। अर्थशास्त्र में एक शब्द आता है शब्दोपजीवी संघ। इसका तात्पर्य यह होता है कि जो गणतंत्र होते थे उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति होता था वह राजा होता था, अर्थात उस गणतंत्र में जो जो राज्य होते थे सभी को स्वतंत्रताएं प्रदान होती थी। इन गणराज्यों के संचालन के लिए सभा का आयोजन होता था और इस सभा में भाग लेने के लिए गणतंत्र के जितने भी राज्य आते थे उन राज्यों के मुखिया आते थे और उन मुखियाओं को बैठाने का जो स्थान होता था वो भी फिक्स किया होता था। आसन पन्नापक नाम के अधिकारी के द्वारा बैठने की उचित व्यवस्था की जाती थी। उस सभा में गणतंत्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रस्ताव को पेश कर सकता था। उस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए मतों का प्रावधान था। जो मतदान होता था वो गुप्त भी हो सकता था और खुला मतदान भी हो सकता था और मतदान करने के लिए शलाकाओं का इस्तेमाल किया जाता था, अर्थात छोटे छोटे फ्लैग्स यूज़ किए जाते थे। इन फ्लैग्स का जो कलर होता था वो डिसाइड करता था कि यह सहमति का रंग है या यह असहमति का रंग है, यानी कि एक विशेष प्रकार के रंग को सहमति का रंग बना दिया जाता था और एक अन्य प्रकार के रंग को असहमति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यदि इस सभा के अंदर जो राज्य किसी भी तरफ भाग नहीं लेते थे उन्हें सामान्यतः सहमति की ओर शामिल कर लिया जाता था। शलाकाओं को इकट्ठा करने के बाद उनकी गिनती की जाती थी और उसमें जिस प्रकार का बहुमत प्राप्त होता था उसी प्रकार से ही प्रस्ताव पर फैसला भी लिया जाता था। शलाकाओं को इकट्ठा करने का जो कार्य होता था वो करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे शलाका ग्राहपक कहते थे। जो राज्य के लोग उस समय एकत्रित होते थे मतदान के लिए उन्हें दोनों रंग की शलाका दे दी जाती थी, लेकिन सहमति या असहमति के अनुसार जिस रंग की शलाका वो देना चाहते थे वह शलाका ग्राहपक को सौंप देते थे, जिसके बाद प्रस्ताव का निर्णय कर लिया जाता था। अब हम बात करते हैं उस काल में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। बुद्ध घोष की अटकथा के अनुसार उस समय अपराध की जांच के लिए 7 न्यायाधिकारियों का विवरण दिया गया है, अर्थात यदि कोई अपराध होता था तो उसकी 7 न्यायाधिकारी जांच करते थे ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। उन 7 न्यायाधिकारियों की जांच के अनुसार ही बाद में अपराधी की सजा का निर्धारण किया जाता था।
यह जो गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, यह हमारे भारत की संसदीय और राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य आधार है। परंतु कालांतर में यह जो गणतंत्रात्मक प्रणाली थी वह अविरत नहीं रह पाई, वह निरंतरशील नहीं हो पाई और मौर्य काल के अंदर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने केंद्रीकृत शासन की स्थापना की और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। चाणक्य ने भी इसे अखंड भारत की संज्ञा दी। तो आज हमने जाना कि महाकाव्य काल और महाजनपद काल के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। हम अपनी अगली वीडियो में प्राचीन भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कला, साहित्य और विज्ञान किस प्रकार का था, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।